हेलो एवरीवन। तो आज के ना इस सेशन में हम लोग ना ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। हम मैक्सिमम पोर्शन को जो है कवर करेंगे, सारा तो कवर नहीं हो पाएगा बिकॉज इट्स अ लेंथी चैप्टर, बट हम लोग मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कवर करने की कोशिश जो है हम करेंगे। सो यस, लेट अस स्टार्ट देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए, जो हमारा ये चैप्टर है ना बच्चे, वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज 13.1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो देखिए, और इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल। देखो, हम सबसे पहले जो इकोलॉजी पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर पढ़ते हैं, ठीक है। एंड ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हम एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? हम अगर ऑर्गेनिज्मिक लेवल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गई है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का क्या मतलब है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब है कि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, लाइक मेरे सामने अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो है, तो मैं उसको देख रही हूँ, तो वो है बेसिकली ऑर्गेनिज्मिक लेवल इकोलॉजी। मैं उसके आसपास की चीजें नहीं दिख रही हूँ, आई एम सीइंग दैट ऑर्गेनिज्म। मैं उस ऑर्गेनिज्म को और उसके आसपास के जितने भी फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट है, दैट इज बेसिकली एबायोटिक फैक्टर, मैं उन दोनों को देख रही हूँ। मैं उसका कोई फ्रेंड, उसका पेरेंट्स, उसके घर वाले, उसकी फैमिली नहीं देख रही हूँ, ना ही उसके आसपास कोई मैं ऑर्गेनिजम्स को जो है देख रही हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं तो सिर्फ देख रही हूँ किसको, मैं तो सिर्फ देख रही हूँ उस ऑर्गेनिज्म को। तो अब उस ऑर्गेनिज्म को देखने से मेरा क्या मतलब है? उस ऑर्गेनिज्म को देखने से मेरा मतलब है कि मैं उस ऑर्गेनिज्म का जानना चाह रही हूँ कि उसका रिप्रोडक्शन का टाइम क्या है, मैं उसका रिप्रोडक्शन का टाइम क्या है, उसके रहने की जगह क्या है, उसका खाने का क्या है ना। मैं उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी फूड रिक्वायरमेंट क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका रिप्रोडक्शन का टाइम क्या है। ह्यूमंस में तो कोई रिप्रोडक्शन का टाइम नहीं होता, बट एनिमल्स में होता है, बहुत सारों में होता है, ठीक है। हाँ जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल इकोलॉजी का मतलब है कि मैं एक ऑर्गेनिज्म को देख रही हूँ और उस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी जानना चाह रही हूँ। यहाँ पर फिजियोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो जूलॉजी का पोर्शन होता है। इकोलॉजी में फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब है कि बाहर से उसका रिप्रोडक्शन का टाइम क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, उसकी फूड रिक्वायरमेंट क्या है, इसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो अगर हम एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे इकोलॉजी को देख रहे हैं तो बेसिकली हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना चाह रहे हैं, मतलब उसकी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी जानना चाह रहे हैं, अंदर की फिजियोलॉजी नहीं, बाहर की फिजियोलॉजी, ठीक है। Which tries to understand, मतलब फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में हम क्या समझने की कोशिश करते हैं, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में हम लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। मतलब किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो है अपने एनवायरनमेंट में अडेप्टेड है, किस तरह से वो एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, क्या उनकी अडेप्टेशंस है, किस तरह से वो रह रहे हैं। जैसे कैक्टस है, कैक्टस डेजर्ट में रहता है, उसके लीव्स में मॉडिफिकेशंस होती हैं, तो वो क्या है, उसकी अडेप्टेशन है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल, मतलब सिर्फ रहने के लिए ही अडेप्टेशन नहीं होती है, बल्कि क्या वो जगह उनके लिए रिप्रोडक्शन के लिए अडेप्टेबल है, उनकी रिप्रोडक्शन के टर्म्स में भी क्या अडेप्टेशन है, मतलब कि क्या वो रिप्रोडक्शन समर में कर पा रहे हैं या विंटर में कर पा रहे हैं, तो वो भी उनकी अडेप्टेशन है। ये सब चीजें हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में जानने की कोशिश करते हैं। क्या हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं अपने इन्वायरमेंट में अडेप्टेड हैं, किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट में अडेप्टेड हैं सर्वाइवल को लेकर एंड उनके रिप्रोडक्शन को लेकर, ठीक है। किस तरह से वो है रिप्रोड्यूस जो है वो कर पा रहे हैं, हाउ आर दे रिप्रोड्यूसिंग, बेसिकली हाउ आर दे अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट व्हेन इट कम्स टू रिप्रोडक्शन, आर दे इवन अडेप्टेड और नॉट, कैसी कंडीशन में वो रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, बेसिकली ये हम लोग फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में जानने की कोशिश करते हैं। किस एनवायरनमेंट में वो रहना चाहते हैं और कैसे एनवायरनमेंट में वो रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, इस सब की जानकारी जो है वो हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे लेते हैं, और इस तरह की इकोलॉजी को हम लोग बोलते हैं बच्चे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। समझ में आ गया बच्चे? हाँ जी।
You may have learned in the earlier classes how rotation of our planet around the sun, मतलब कि अर्थ की रोटेशन जो है हमारी क्या, रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द प्लैनेट, ठीक है, एंड द टिल्ट ऑफ इट एक्सिस causes annual variation in intensity and duration of the temperature resulting in the distinct season. इसको ध्यान से पढ़िएगा। वो कहता है आपने पहले की क्लासेस में पढ़ रखा होगा क्या, कि किस तरह से अर्थ की रोटेशन की वजह से सन के अराउंड एंड उसके टिल्ट की वजह से कितनी लाइट उस एरिया पे आ रही है या क्या टेम्परेचर का ड्यूरेशन है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के सीजन आएंगे। तो ये बेसिकली बात कर रहा है कि किस तरह से अर्थ जो है रोटेट करती है। जब अर्थ रोटेट करती है तो दिन रात होता है ना, और उसके टिल्ट की वजह से इससे इफेक्ट होता है कि क्या नॉर्दर्न रीजन में, आपको ज्योग्राफी में पढ़ा होगा 10th क्लास में, कि नॉर्थर्न रीजन में आपको सनलाइट आ रही है, कम आ रही है, ज्यादा आ रही है। अगर वो जब वो घूमती है, देखो मेरी बात सुनो, अब इसने ना रेवोल्यूशन की बात नहीं करी है, वो हमें समझना है। अब देखो रेवोल्यूशन कर रही है, अब अगर आपने पढ़ा होगा एपीलियन एंड देन ई वाला था, एक ए वाला था। ए वाला मतलब कि वो जो है हमारा इलिप्टिकल पाथ होता है जिसमें हमारी अर्थ घूमती है ना। आई विल शो यू, वेट, ये देखिए यहाँ पर आप, हाँ जी। सो देखो इस तरह जैसे यहाँ पे हमारा सन है, ये हमारा क्या है, सन है। अभी ये हमारा क्या है, सन है। ओके, एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा येलो कलर से बना लेते हैं। ये हमारा क्या है बच्चे, सन है। अब हमने क्या किया है कि इसके आसपास उसका पाथ होता है ना बच्चे, वो ऐसा होता है एक्चुअली, ऐसा, समझ में आया। मतलब जैसे एक पॉइंट ऐसा है जो कि क्या है बच्चे, अर्थ के थोड़ा पास है, जैसे ये वाला पॉइंट जो है वो अर्थ के दूर है। तो अगर हमारी अर्थ है यहाँ पे रोटेशन कर रही है, तो यहाँ पे हमारी अर्थ ऐसी दिखेगी, यहाँ पे अर्थ हमारी कैसे दिखेगी, ऐसी दिखेगी जैसे मैंने बनाई है, ये हमारी ऐसी अर्थ दिखेगी, ठीक है। फिर ऐसे घूमती जा रही है एंड यहाँ पे ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे होगी, है ना। तो यहाँ पर नॉर्थ था, ये साउथ था, ये नॉर्थ था, ये नॉर्थ, ये लिखा क्यों नहीं जा रहा, एक सेकेंड, चलिए अब समझ जाइए कि ये हमारे पास में साउथ था और ये ऊपर वाला जो है वो हमारे पास में नॉर्थ था। अब देखो ये लेफ्ट वाली साइड पर, ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में देखो सर्दर्न रीजन जो है वो सन के पास में है और लेफ्ट वाली साइड पर नॉर्दर्न रीजन जो है वो सन के पास में है, राइट, अर्थ का। तो अब देखो क्या, अगर ये टिल्ट नहीं होती तो डिफरेंट सीजन्स नहीं हो रहे होते, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ जी, हाउ द रोटेशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द अर्थ। अब देखो रोटेशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, ओके, तो जैसे हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही होती है, क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है कंटिन्यूअसली, फाइन। तो अब उससे क्या फर्क पड़ेगा बच्चे, उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जैसे डे के टाइम पर हमारे पास में सनलाइट ज्यादा होती है और शाम के टाइम पर सनलाइट जो है वो कम होती है। एंड जो अर्थ की टिल्ट की वजह से क्या होगा, अर्थ की टिल्ट की वजह से क्या होगा बच्चे, अर्थ की टिल्ट की वजह से एक जगह को ज़्यादा हीट मिलने के कारण पे वहाँ पर थोड़ा समर वाला कंडीशन जो है वो हमें प्रेवलेंट दिखाई पड़ेगा। चलें अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए अब ये देखो, ये है हमारे अर्थ के डिफरेंट बायोम्स। अब यहाँ पे होता क्या है बच्चे, जैसे कि अगर हमारे पास में एक रीजन है, एक बायोम है जिसका नाम है आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। अब यहाँ पर जितने भी एरियाज होंगे उनका एवरेज टेम्परेचर और एवरेज रेनफॉल जो है वो सेम होगा, उनका वेजिटेशन लगभग सेम होगा, ठीक है। मतलब कि इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा उनके टेम्परेचर के अंदर। लाइक जो एरियाज हमारे आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा में मिलेंगे बच्चे,
जो रीजन्स हमारे आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा के अंदर मिलेंगे हमें, उनमें टेम्परेचर के डिफरेंसेस या प्रेसिपिटेशन में जो डिफरेंसेस होंगे वो बहुत कम होंगे। मेजर डिफरेंसेस जो है वो हमें वहां पर दिखाई नहीं पड़ेंगे और उनका एक एवरेज टेम्परेचर, एवरेज रेनफॉल ऑल राउंड द ईयर हर एरिया का लगभग सेम आएगा अगर वो एक बायोम में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा के अंदर हमारे पास में एक जगह एक डिफरेंट एक बायोम के अंदर बहुत सारे हैबिटेट्स होते हैं। जैसे कि अगर एक बायोम है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे बायोम में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और इसमें इतनी पर्टिकुलर एक्स अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसमें हो सकता है एक पोर्शन हो जहाँ पे रेनफॉल थोड़ी सी कम हो रही हो, एक हो जहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा हो रही हो, बट मेजर डिफरेंसेस नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते टेम्परेचर रेनफॉल में, थोड़े थोड़े होते हैं, बट इन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट बन जाते हैं। अब आपको ये डायग्राम को अपने दिमाग में जो है वो रखना है। कैसे आपको अपने दिमाग में रखना है? सबसे नीचे जहां पर सबसे कम रेनफॉल हो रही है वो है हमारा आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। फिर इससे भी कम रेनफॉल होने वाली जो जगह है वो है हमारे पास में डेजर्ट, बट इसमें टेम्परेचर जो है वो थोड़ा हाई है, बहुत ऑब्वियस सी चीज है। एंड आपको पता है कि आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा वाले रीजन में एक तो टेम्परेचर भी बहुत कम होता है और बारिश भी बहुत कम होती है, और डेजर्ट के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, रेनफॉल बहुत कम होती है। तो डेजर्ट और आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा वाला तो नहीं भूलेगा, आप लोगों को नहीं भूलेगा, बिल्कुल नहीं भूलेगा जी। फिर उसके बाद में देखो बच्चे, आप लोगों को ये भी पता है कि ट्रॉपिकल वाले रीजन में टेम्परेचर भी हाई रहता है। इंडिया जो है वो तो आधा ट्रॉपिकल में है, थोड़ा सा टेम्परेट में है। तो ट्रॉपिकल वाले रीजन के अंदर बच्चे क्या होता है बच्चे, वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और रेनफॉल भी ज्यादा होती है। लाइक जो हमारे इंडिया का साउथ वाला पोर्शन है, टेम्परेचर ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा, बट हाँ ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है 0 पे पहुंचा हुआ, 10 पे पहुंचा हुआ, नो, टेम्परेचर भी ज्यादा, रेनफॉल भी ज्यादा, ऑलमोस्ट सभी रीजन में एक जैसा ही कंडीशन होता है विद लिटिल बिट ऑफ वेरिएशंस। इसीलिए उस एक बायोम के अंदर हम कहते हैं बहुत सारे हैबिटेट्स हैं, क्योंकि इस एक बायोम का मतलब ये नहीं है कि जितनी भी जगह है सबका इक्वल टेम्परेचर, इक्वल रेनफॉल हो, नो, बट ये लगभग सेम होता है। ठीक है, फिर देखो टेम्परेट वाला जो है, ऐसे याद रखो कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल एक जैसा लगता है, बट टेम्परेट के अंदर टेम्परेचर ट्रॉपिकल से कम होता है, इसलिए वो बड़े वाला जो गोला है ग्रीन कलर का, वो हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट है, और उसके नीचे हमारे पास में कॉनिफेरस फॉरेस्ट आती है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट में थोड़ा बीच में आ जाता है, तो अब इसको एक बार ड्रॉ करके देख लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से जो है वो लर्न हो जाएगा। अब ये देखो, ये हमारे पास में एक बायोम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस बायोम में जितने भी एरियाज है सबका टेम्परेचर एक जैसा ही है, नो, थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं टेम्परेचर में भी और रेनफॉल में भी, और इन थोड़े थोड़े वेरिएशंस के कारण अलग अलग तरह के हैबिटेट बनते हैं। हैबिटेट मतलब वहां पे कैसे लोग रहते हैं, मतलब कैसे लोग का मतलब ये है कि कौन सी स्पीशी वहां पर रहना पसंद करती है, क्या वो इस टाइप के एनवायरनमेंट में रह सकती है। ठीक है, देखो जैसे अब वो है हमारे पास में ट्रॉपिकल वाला, बारिश देखो होती है हर जगह, बट किसी में थोड़ी कम होगी, किसी में थोड़ी ज्यादा होगी, उसके थोड़े हो सकता है लोकल फैक्टर्स उसे थोड़ा इफेक्ट कर दें, जो हो सकता है साइड पे थोड़ी होंगे हिल हो, हिल के कारण बादल जो है वो ना आ पा रहे हो, तो वो थोड़े थोड़े फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, हैबिटेट डिसाइड हो जाते हैं, ये टाइप का ऑर्गेनिज्म यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो ये चीज आपकी अगले लिखी हुई है एनसीईआरटी ने, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट। मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया आर शोन इन द फिगर विच आई हैव ऑलरेडी शोन यू। ऑन प्लैनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन द फेवरेबल हैबिटेट बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट। लाइफ जो है वो हार्श हैबिटेट्स में भी एग्जिस्ट करती है, लाइक स्कॉचिंग राजस्थान डेजर्ट, रेन सॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशन ट्रेंचेस, टेरेंशियल स्ट्रीम्स, परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन, हाई माउंटेन टॉप मतलब थर्मल स्प्रिंग्स, स्टिंकिंग कंपोस्ट विच। आपको जिस जगह पे रहता है ची है ना, लाइक वहां पर भी आपको जो ऑर्गेनिजम्स हैं रहते हुए दिखेंगे। जैसे आपको स्मेल नहीं अच्छी आ रही है, जहाँ पे आपको खड़े रहने का मन नहीं कर रहा, वहां भी ऑर्गेनिज्म होंगे। ऐसी जगह जहाँ पे आपके पसीने बह रहे हैं बुरी तरह से, वहां भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो वहां पे हमेशा के लिए रहते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे आपने 10 जैकेट डाल ली है तब भी आपको ठंड लग रही है, वहां पर भी आपके कुछ टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे आपकी बॉडी जल जाए, वहां पर भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो
तो यही तो खासियत है अर्थ की। इवन आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, आपके लोकल ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अगर आप डेली कर्ड खाते हैं, कर्ड खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप डेली कर्ड खाते हैं तो आपको कभी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है, आपको स्टमक की प्रॉब्लम्स कभी नहीं हो सकती हैं, बिकॉज जब आपका लोकल बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता है ना, जो कि कर्ड में मिल जाता है, तो बाहर का कोई बैक्टीरिया, बाहर का कोई जर्म जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। आपका खुद का लोकल बैक्टीरिया, जो आपका बैक्टीरिया है, वो आपको बाहर के इन्फेक्शन से बचा रहा है। तो इंश्योर दैट कि आपकी डाइट में कर्ड जरूर हो, कर्ड जरूर हो, डेली हैव कर्ड, बिकॉज दैट इज रियली गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, थोड़ा जूलॉजी आ गया, कोई बात नहीं, ये भी जरूरी था। Even our intestine is a unique habitat for hundreds of the species in the microbes. Great. आगे बढ़ जाएं। What are the key elements that lead so much variation in the physical and chemical conditions of different habitat? मतलब ऐसा क्या है जो इतना वेरिएशन हो रहा है? तो कौन से फैक्टर्स ऐसा क्या, कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कैसा हैबिटेट होगा? टेम्परेचर डिसाइड करता है, कितना बारिश हो रहा है उसमें वाटर हो जाएगा, लाइट कितनी आ रही है, सनलाइट कितनी आ रही है, सॉइल कैसी है उस पर डिसाइड हो जाएगा। वी मस्ट रिमेंबर दैट फिजिको-केमिकल, दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली। देखो, habitat includes biotic components also, pathogen, parasite, predators and competitors of the organism with which they interact constantly। मतलब इसका क्या है? देखो, हम लोगों को तो ये फर्क नहीं पड़ता है एबायोटिक फैक्टर्स से। एबायोटिक फैक्टर्स मतलब एबायोटिक फैक्टर्स से तो हमें फर्क पड़ता है, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट एबायोटिक कंपोनेंट्स डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट। मतलब हाँ, एबायोटिक्स तो फर्क पड़ता है, टेम्परेचर से फर्क पड़ता है यार, कैसी कंडीशंस हैं, हम ह्यूमंस को फर्क पड़ता है। हम ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पे टेम्परेचर सही रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है। हम एबायोटिक फैक्टर्स को देखते हैं, बट हम बायोटिक फैक्टर्स को इतना नहीं देखते हैं कि हमारे आसपास कितने कीड़े मकोड़े हैं। वी डोंट सी दैट ना, हम इतना फोकस नहीं करते हैं उस पर। बट जो एनिमल्स होते हैं उनको ये देखना पड़ता है कि जिस ऑर्गेनिज्म को मैं खाना चाहता हूँ वो क्या इस हैबिटेट में रहता है। तो वो बायोटिक कंपोनेंट्स का होना या ना होना उनके लिए डिसाइड करेगा कि वो वहां पर रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। अगर जिस जगह पे वो रहते हैं उसका कंपटीशन ही बहुत है, मतलब उसके जैसा खाना खाने वाले और भी हजारों स्पीशीज वहां रहती हैं, तो वो वहां पर रहना प्रेफर नहीं करेगा। या फिर अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी टाइप के ऑर्गेनिज्म को खाता है, अगर वो ऑर्गेनिज्म वहां पर अवेलेबल नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म वहां पर उसके लिए वो हैबिटेट सूटेबल नहीं है, और अगर वो रहेगा भी तो वो कुछ देर में मर जाएगा, उससे खाना नहीं मिलेगा ना। सो हैबिटेट इंक्लूड्स, तो सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट से फर्क नहीं पड़ता, बायोटिक कंपोनेंट से भी फर्क पड़ता है। जिसके साथ में देखो, जो हम लोग हैं, हम लोग तो इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं पैथोजेंस के साथ में, पैरासाइट्स के साथ में कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर, बट जो एनिमल्स होते हैं जिन्होंने एक फूड चेन चल रही है, फूड वेब चल रहा है, जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है तो वो उसके साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, और वो इंटरेक्शन जरूरी है। अगर वो उसे खाएगा नहीं वो खुद मर जाएगा। कंपटीशन हो रहा है आपस में ऑर्गेनिजम्स के, तो वो क्या है, इंटरेक्शन है। तो आसपास उसके कैसे पैथोजेंस हैं, पैरासाइट्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उसको अगर वहां पे खाने वाले ज्यादा होंगे, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को उसके प्रेडेटर्स ज्यादा होंगे, उसे खाने वाले ज्यादा होंगे, तो वो वहां पर रह नहीं पाएगा। अगर वो रहने की कोशिश भी करेगा तो वो कुछ टाइम में मारा जाएगा, खाया जाएगा, तो उस हैबिटेट में आपको वो मिलेंगे ही नहीं फिर। तो हैबिटेट इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट्स आल्सो, मतलब हैबिटेट बायोटिक कंपोनेंट के बेसिस पर भी डिसाइड होता है, जैसे कि पैथोजेंस हो गया, पैरासाइट हो गया, प्रेडेटर हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया। पैथोजेंस मीन्स जिसको इन्फेक्शन करना होता है, पैरासाइट जो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने से लाइस होती है, खून चूसती है हेड से, है ना, हेयर्स में हो जाता है ना। फिर प्रेडेटर्स खाने वाले एनिमल्स, कॉम्पिटिटर्स जो आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं, आपको आगे पढ़ाऊंगी मैं। ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद व्हिच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली, मतलब सिर्फ ये बायोटिक कंपोनेंट्स ही नहीं, बायोटिक कंपोनेंट्स भी इंटरेक्ट करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ जी। वी एज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, हम ये मानकर चलते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो नेचुरल सिलेक्शन हो गए। आपने एवोल्यूशन पढ़ा होगा तो आपने इसमें पढ़ा होगा, तो उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, जैसे कि
फ्यूचर की बात ले लेते हैं। आप ऐसे समझो धरती पे हर जगह पानी 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 हो जाए, ठीक है, तो कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनके पास में विंग्स आ चुके हैं और कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनके पास में विंग नहीं आए हैं। तो जो इंसेक्ट्स जिनके पास में विंग आ गए हैं वो तो बच जाएंगे, जिनके पास में विंग नहीं है वो मारे जाएंगे। तो ये क्या होगी, नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया उन इंसेक्ट्स को जिनके पास में विंग्स थे, बाकी के इंसेक्ट्स के पास में विंग्स नहीं थे, वो खत्म हो गए। अब बिना विंग्स वाले इंसेक्ट्स कभी आपको दुनिया में मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इंसेक्ट्स तो मारे गए ना। इसी को ही बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। ऐसे स्पर्म्स जाते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स जाते हैं ट्रैक्ट के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो क्या सारे स्पर्म्स कर जाते हैं? नहीं, कोई एक करता है। तो नेचर ने क्या किया, बेस्ट स्पर्म को सिलेक्ट किया। इसे भी बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो हम मानकर चलते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है, बहुत अगर कोई स्पीशी है तो नेचुरल सिलेक्शन उसने कर ली हुई है एंड उसके पास में वो प्रॉपर सारी अडेप्टेशन है जिसमें वो अच्छे से रह सकती है और रिप्रोड्यूस कर सकती है। क्योंकि जो नहीं रह पा रहे थे या जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, जो ऑर्गेनिज्म उस स्पीशी के रह नहीं पा रहे थे, उन्होंने वो अडेप्टेशन अभी नहीं आई थी एवोल्यूशन के थ्रू, उनमें वो तो मारे गए ना, खत्म हो गए। वो वही ऑर्गेनिज्म रह गए जो सर्वाइव कर सकते हैं, हैबिटेट में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उन्हीं का ही फायदा है। नेचर के लिए बेस्ट क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। यस, ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट, डिवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइज एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रूल। अब ये है बेटा निश। निश क्या होता है? निश होता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म की फूड रिक्वायरमेंट आ जाती है, उसका रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन दी हैबिटेट आ जाता है, उस ऑर्गेनिज्म का इस हैबिटेट में रोल क्या है वो आ जाता है, ठीक है। क्या उसका काम है, कैसी कंडीशंस को वो टॉलरेट कर सकता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, फूड रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल रूल की बात करते हैं, कंडीशंस इट कैन टॉलरेट, ये सब निश है। किसी भी स्पीशी के निश जो है वो सेम नहीं हो सकते। जैसे हो सकता है कि दो स्पीशीज हैं जिनका खाने का रिसोर्स सेम है, उनका हैबिटेट जो वो टॉलरेट कर सकते हैं वो सेम है, बट मे बी उनका इकोलॉजिकल सिस्टम में रोल नहीं सेम है। तो कहीं ना कहीं जो है डिफरेंसेस आ ही जाते हैं निश में। निश कभी भी दो स्पीशीज का सेम नहीं हो सकता है। तो एक हैबिटेट के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे, बट उन सारे ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट सेम है, बट मे बी उनका खाने की चीज़ अलग है या उनका इकोलॉजिकल सिस्टम में रोल अलग है। तो आपके अगर एरिया में जितने भी स्पीशीज रह रही हैं उनका हैबिटेट सेम है, उनका निश नहीं सेम है। बच्चे निश और हैबिटेट को कंफ्यूज करते हैं। हैबिटेट इज अ पार्ट ऑफ निश। निश के अंदर हैबिटेट के साथ साथ फूड रिक्वायरमेंट और उसका फंक्शनल रोल भी आता है। कोई भी दो स्पीशीज का निश सेम नहीं हो सकता, बट उनका हैबिटेट सेम हो सकता है। तो एक हैबिटेट के अंदर बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं जिनके अलग अलग तरह के निश होते हैं। समझ में आया आपको यहाँ तक? समझ में आया आपको यहाँ तक? देखो बेटा, यहाँ तक ना थोड़ी लाइन कंफ्यूजिंग थी, मैं मानती हूँ, बट आने वाले जो टॉपिक है ना, मेजर एबार्टी फैक्टर, बहुत आसान होते हैं समझने, बहुत आसान होते हैं। यहाँ तक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी, हो सकता है आपको भी थोड़ी सी दिक्कत आई हो, बट एक बार आप इसको और पढ़ना, एक बार इसको और पढ़ना। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी ने कंफ्यूज करके लिखा हुआ है, इसको एक बार और पढ़ना, आपको मजा आ जाएगा। अभी हम चलते हैं अपने मेन चैप्टर की ओर, जो कि बहुत ज्यादा ईजी है मुझसे, बहुत ज्यादा ईजी है। चलिए, मेजर एबाइटिक फैक्टर। चलिए, तो अभी हम ना अपने टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको टेम्परेचर में पता होनी चाहिए वो ये है कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इट इज़ द most important factor. This is a very important point, that it is the most important factor. What? Temperature. Temperature is the most important factor. और फिर आपको दो, अब एनसीईआरटी साथ साथ देखते जाना बच्चों, उसके साथ में यू आर सपोज टू नो दैट कि
ओके, तो इसके साथ में यू आर सपोज टू नो दैट कि यहाँ पर जो है बच्चे टेम्परेचर जो है वो इक्वेटर से लेकर पोल तक जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करता है। लाइक अगर ये हमारी अर्थ है तो इक्वेटर से लेकर, ये अगर हमारी अर्थ है तो यहाँ इक्वेटर से लेकर जो है पोल तक हमारा टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली घटता जाता है, क्योंकि इक्वेटर पर जो है सनलाइट ज़्यादा आती है। इक्वेटर पर जो है वो सनलाइट ज़्यादा आती है, पोल्स पर सनलाइट उतनी नहीं आती है। तो टेम्परेचर जो है वो यहाँ से यहाँ पर जाते हैं तो टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाएँ क्या? हाँ जी। तो अभी हम लोग आगे अपना चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर, कि यहाँ पर अगर हम प्लेन से माउंटेन की ओर भी जाते हैं, जैसे अगर ये हमारे पास में प्लेन है तो अगर हम प्लेन से माउंटेन की ओर भी जो है हम जाते हैं, एक सेकेंड बच्चों, अगर हम प्लेन से माउंटेन्स की ओर भी जाते हैं, जब हम प्लेन से माउंटेन की ओर भी जो है चलते हैं, अगर हम प्लेन से माउंटेन की ओर भी जो है चलते हैं, अगर ये हमारा माउंटेन है, ये हमारा प्लेन है, अगर हम यहाँ से यहाँ भी चलते हैं तो टेम्परेचर जो है वो हमारा कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि जब सनलाइट यहाँ पर आती है, जब यहाँ पर सनलाइट आती है ना, तो बेटा सनलाइट जब आती है एक बारी एंड जब रिफ्लेक्ट होकर जाती है ना, तब हमें बेसिकली हीट मिलती है। सनलाइट के आने से हीट नहीं मिलती है, सनलाइट के रिफ्लेक्ट होने से हीट मिलती है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? सनलाइट के आने से नहीं हीट मिलती है, बट सनलाइट के रिफ्लेक्ट होने से हीट मिलती है। ठीक है जी। सन के रिफ्लेक्ट होने से हीट मिलती है। लाइक अगर यहाँ से जितनी ज़्यादा सनलाइट, जैसे यहाँ पे सनलाइट आई, यहाँ पर क्या आई? सनलाइट आई, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट होगी ना बेटा, अब देखो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, हो सकता है यहाँ तक रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, हो सकता है ज़्यादा ऊपर तक ना जा पाए, तो ऊपर वाले रीजन्स में तो हीट नहीं पहुँच पाई ना। बच्चों को लगता है कि यहाँ पे अगर सन है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट आएगी, नहीं बच्चे, सनलाइट पहले नीचे आती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर जाती है। तो अब देखो कितनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट, प्रॉपरली कितना ऊंचाई तक रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कितनी ज़्यादा वो हीट जो है अपनी पहुंचा देगी। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। तो ये आपको दो फैक्टर्स जो हैं वो लर्न करने हैं, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। जैसे कि अगर हम पोलर एरियाज़ की बात करें, वहाँ तो टेम्परेचर इज़ बिलो ज़ीरो, बट अगर हम वहीं अगर जाएँ तो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के अंदर वहाँ पे टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर की वेरिएशंस बहुत तकड़ी हैं, ठीक है। हाँ जी, और कुछ ऐसे यूनिक हैबिटेट्स होते हैं जैसे कि थर्मल स्प्रिंग हो गया, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट हो गया, वहाँ पे तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये बात समझनी होगी बहुत अच्छे से कि ऐसे एरियाज है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है और ऐसे भी एरियाज है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है। हाई टेम्परेचर वाला जैसे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, मतलब जो सी के नीचे जो है ना बेटा, वहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, मतलब वहाँ से गर्म पानी जो है आ रहा होता है। दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देम, क्योंकि डीप सी में सनलाइट नहीं पहुँच पाती, तो हाइड्रोथर्मल वेंट आर दी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देम। वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड फिर आपको ना बेटा एक तो आपको ये दो बेसिक चीज़ें याद रखनी है कि टेम्परेचर प्लेन से माउंटेन टॉप तक घटता है एंड इक्वेटर से पोल तक घटता है। इसके साथ में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो कैंगारू रैट होता है, कैंगारू रैट, ये एक सेकेंड चेक कर लेते हैं हम लोग अगली स्लाइड से। जो हमारा कौन होता है, देखो जरा, हाँ, तो यहाँ पर ऐसा होगा बच्चे, स्नो लेपर्ड्स, कैंगारू रैट आगे दिया हुआ एक्चुअली। स्नो लेपर्ड्स जो है वो आपको कभी भी केरला में नहीं दिखेंगे, क्योंकि स्नो लेपर्ड्स जो है वो आपको हमेशा उस एरिया में दिखेंगे जहाँ पे स्नो है। Definitely word itself suggests you. तो snow leopards are not found in Kerala forest. एंड ट्यूना फिश जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज में रहती है, मतलब वो थोड़ा हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहना पसंद करती है। तो ट्रॉपिकल के बियॉन्ड आपको वो नहीं दिखेगी, ये दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़, जो मैंगो ट्रीज जो होते हैं वो कनाडा और जर्मनी जैसे कंट्रीज में नहीं ग्रो कर सकते हैं। वाई? बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो रहता है। तो तीन चीज़ों के बारे में एनसीईआरटी जिक्र कर रही है। किन तीन चीज़ों के बारे में कर रही है?
कि ट्यूना फिश जो है वो हाई टेम्परेचर में रहना पसंद कर रही है, तो ज़्यादा हाई लेवल पर आपको वो नहीं मिलेगी। ट्रॉपिकल के बियॉन्ड यू वोंट फाइंड देम। मैंगो ट्रीज यू वोंट फाइंड देम इन कैनेडा एंड जर्मनी, एंड स्नो लेपर्ड्स यू वोंट फाइंड देम इन द केरला फॉरेस्ट। एंड टेम्परेचर की वजह से आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी खराब होती है। टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, एंजाइम्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, एनर्जी लग रही है ना, हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं, उन्हें बोलते हैं यूरी थर्मल। यूरी बड़ी, बड़ी से याद रखो, बड़ी यूरी, बड़ी मतलब बहुत बड़ी, बड़े रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो रह सकते हैं, तो यूरी मतलब बड़ी, उससे याद रहेगा आपको। तो जैसे अगर हम ह्यूमंस भी हैं, हम वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर कर सकते हैं। मतलब ह्यूमंस वहाँ भी मिलते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है, 1 हो जाता है। ह्यूमंस वहाँ भी होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 45 हो जाता है, 50 हो जाता है। ह्यूमंस हर जगह पे मिलते हैं। हम अपने आप को बेसिकली हम थर्मो रेगुलेशन हमारा जो है कर सकते हैं। हम जैसे अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम शिवरिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो स्वेटिंग से हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो ये रेगुलेशन हम आगे पढ़ेंगे, अभी आने वाला है वो भी टॉपिक, बट उसमें हमारी एनर्जी लगती है। बट हम जिंदा तो रह सकते हैं ना, सर्वाइव तो कर सकते हैं ना। बात सर्वाइवल की है यहाँ पर, एनर्जी की नहीं है। इफ़ यू कैन सर्वाइव देन यू आर अ यूरीथर्मल। इफ़ यू कैन नॉट सर्वाइव, इफ़ यू कैन नॉट टॉलरेट, if you can tolerate only a narrow range of temperature, then you are a stenothermal organism। ठीक है जी, then you are a stenothermal organism। ओके ठीक है, तो अब देखो उसके बाद में एनसीईआरटी बोलती है वाटर के बारे में। अब एक बार टेम्परेचर का रिवाइज कर लो फटाफट। पहले तो वो बेसिक पॉइंट थे, ट्रॉपिकल टू जो है पोल तक घटता है, माउंटेन प्लेन से माउंटेन टॉप तक घटता है। फिर उसने आपको 2-4 एग्जांपल्स दी हैं। फिर आपने उसने ये भी बताया कि कितना ज़्यादा वेरिएशन है, कुछ एरियाज पर तो टेम्परेचर बहुत कम है, कुछ पे बहुत ज़्यादा है। कनाडा जर्मनी में यू वोंट फाइंड मैंगो ट्रीज, स्नो लेपर्ड्स वोंट बी फाउंड इन द केरला फॉरेस्ट, ट्यूना फिश वोंट बी फाउंड बियॉन्ड द ट्रॉपिकल रीजन्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, उनको हम स्टीनोथर्मल बोलते हैं। कुछ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, उन्हें हम यूरीथर्मल बोलते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, यही उसने बोला है। और अब देखो, अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, वहाँ पे आपको वो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे जो स्टीनोथर्मल है। तो इससे क्या होगा, स्टीनोथर्मल क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। यूरीथर्मल आपको वहाँ मिलेंगे। अगर गर्मी और सर्दी के टेम्परेचर में या डे और नाइट के टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं है, देन ओनली यू विल सी द स्टीनोथर्मल इन दोस हैबिटेट। अगर है तो देन यू विल सी ओनली यूरीथर्मल। तो लेवल्स ऑफ द थर्मल टॉलरेंस, वो कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, वो डिटरमाइन करता है कि वो उस एरिया में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। डिटरमाइन देयर हैबिटेट, डिटरमाइन देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ये स्पीशी हमें कौन से एरिया में मिलेगी। तो ये है हमारे टेम्परेचर के बारे में। अभी हम चलते हैं वाटर के ऊपर। वाटर में क्या बोल रहा है वो, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसमें वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ, मतलब लाइफ जो है वाटर में आई, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑल्सो। डेजर्ट के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो वही ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं जिनकी कुछ ना कुछ स्पेशल अडेप्टेशन है। ठीक है, तो जो प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी है या फिर कितने प्लांट्स इस एरिया में मिलेंगे, वो अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, डेजर्ट के अंदर जैसे पानी बहुत कम है तो वहाँ पे प्लांट्स भी हमें कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ अडेप्टेशन करी होती है, बिकॉज विदाउट अडेप्टेशन दे कैन नॉट एग्जिस्ट। हमें कभी कभी लगता है कि जिनके पास में पानी ढेरों सारा है उनको भी कमी नहीं होती होगी। आप इस बात का जवाब दो, तुम्हारे पास में अगर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर विद इवनिंग स्नैक्स आपको मिल रहे हैं, तो आपको फिर भी कभी कभी नहीं लगता यार रोज खाना ये सेम खाना मिल जाता है, आज तो मुझे ये खाना है, आज तो मुझे चाइनीज़ खाना है, आज तो मुझे बाहर का खाना है, कुछ आज मैं घर का खाना नहीं खा। तो होता है ना, तुम्हारे पास में खूब खाना है, तुम्हारे पास में फैसिलिटीज़ भी हैं, है ना, फिर भी तुम्हें कमी है। तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास में पानी है उनको कमी नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पास में अगर तुम्हें 3 टाइम का खाना मिल रहा है, फिर भी तुम्हें दिक्कत है ना, है कि नहीं है? दिक्कत सबको है दिक्कत सबको है। तो बट आपको आपकी दिक्कतें अलग टाइप की, आपको क्वालिटी चाहिए। अब जिनको नहीं मिलता है 3 टाइम का खाना, उनको क्वालिटी से मतलब नहीं है, उन्हें कोई भी सब्जी दो। तुम्हें टिंडे नहीं खाने, तोरी नहीं खानी है ना, तो वो क्या है, तुम क्वालिटी भाल रहे हो, तुम्हें
अब जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको दिन का एक टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब हो रही है, उनको कुछ भी सब्जी दोगे वो खुशी खुशी खाएंगे। तो देखो प्लांट्स जो डेजर्ट एरिया वहाँ पे वाटर कम है, प्रॉब्लम है उन्हें, बट इक्वेटिक में चले जाओ प्रॉब्लम उन्हें भी है, पानी इतना सारा फिर भी प्रॉब्लम में बैठे हैं ये लोग। इन्हें क्वालिटी की प्रॉब्लम है, इन्हें क्वालिटी की प्रॉब्लम है। देखो फॉर इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, उनका क्या पीएच है पानी का, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, कौन सा मिल रहा है, ये सब चीज़ें मैटर कर जाती हैं उनके लिए। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि रिवर में रहते हैं वो ओशन में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि देखो रिवर्स दैट इज इनलैंड वाटर, वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 5 है, 5 बहुत कम है। सी के अंदर 30 to 35 है, और लेगून्स के अंदर हाइपर सलाइन, मतलब बहुत ज़्यादा सलाइन है, बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, मोर देन 100 है उनका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो उनको क्वालिटी में फ़र्क आता है। फ्रेश वाटर वाले सॉल्ट वाटर में नहीं रह सकते, 5 में रहने वाले मोर देन 100 में नहीं रह सकते, मोर देन 100 में रहने वाले 5 में नहीं रह सकते। हाइपोसलाइन लगून वाले इनलैंड वाटर में नहीं रह सकते, इनलैंड वाटर वाले हाइपोसलाइन लगून में रह सकते। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट जो है कर लेते हैं मैनेज, उन्हें बोलते हैं यूरी हेलाइन। कुछ नहीं कर पाते उन्हें बोलते हैं स्टीनो हेलाइन, जैसे यूरी थर्मल और स्टीनो थर्मल था। अभी हम चलते हैं हमारे फैक्टर लाइट के ऊपर, लाइट के फैक्टर के ऊपर अब हम चलते हैं। अभी हम मूव करते हैं बच्चे लाइट के ऊपर, लाइट के ऊपर हम फटाफट से जो है मूव जो है वो हम कर जाते हैं। लाइट में बेसिकली वो आपको ये बोलना चाह रहा है कि बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, जैसे कि हर्ब्स हो गई, श्रब्स हो गई। ये हर्ब्स एंड श्रब्स जो होते हैं ना बच्चे, ये ना ऐसे उन्होंने अपने आप को बेसिकली ना, हर्ब्स एंड श्रब्स होती हैं छोटी छोटी, हर्ब्स एंड श्रब्स होती हैं छोटी छोटी, तो वो बड़े बड़े प्लांट्स के अंडर ही होती हैं, है ना। उनको वो जो है ना बड़े बड़े प्लांट्स की कैनोपी के अंडर होती है, तो उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती है ना। तो बेसिकली उन्होंने अपने आप को अडेप्ट ही कुछ इस प्रकार से कर लिया है, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट ही कुछ इस प्रकार से कर लिया है कि वो लो लाइट में फोटोसिंथेसिस जो है वो कर पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही बड़े बड़े प्लांट्स की छाया के अंदर रहती हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्लांट्स के बारे में। बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जो कि देखते हैं कि डायोडनल मतलब दिन रात, सीजनल मतलब गर्मी सर्दी स्प्रिंग, ये सब वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, डायोडनल एंड सीजनल वेरिएशन, मतलब दिन रात में जो लाइट की इंटेंसिटी में वेरिएशन होता है ना, ड्यूरेशन में, है ना, या फिर मतलब आप ध्यान से सुनना मेरा, डायोडनल एंड सीजनल वेरिएशन मतलब लाइट की इंटेंसिटी में एक होता है दिन रात में डिफरेंस, एक होता है सर्दी गर्मी में डिफरेंस। गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी रहती है, सर्दियों में उतनी नहीं रहती है ना। और फोटो पीरियड, जैसे गर्मियों में जैसे फोटो पीरियड, ये वाला फैक्टर बेसिकली सीजनल वेरिएशन में काम आएगा। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, बड़ा सिंपल सा फैक्टर है। तो इससे होता क्या है, वो डिसाइड करते हैं कि क्या उनका एनिमल्स जो है वो डिसाइड करते हैं क्या उनका ये रिप्रोडक्शन का टाइम है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, उन्हें घड़ी नहीं देखनी पड़ती है, क्या उनका ये रिप्रोडक्शन का टाइम है, क्या फिर उनका माइग्रेट करने का टाइम है। कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो दिन और रात के हिसाब से माइग्रेट करते हैं, तो वो डायोडनल इंटेंसिटी पर ध्यान देते हैं, और जो सीजन के बेसिस पर करते हैं वो बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन पे ध्यान देते हैं। ड्यूरेशन वाला फैक्टर जो है वो सीजनल वाले पे ज़्यादा सही रहता है, तो वो उनको रिप्रोड्यूस करना है। जैसे कुछ गर्मियों में करते हैं रिप्रोड्यूस, कुछ सर्दियों में करते हैं। तो गर्मियों में लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो जब उन्हें लगता है कि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा, लाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा है, तब वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वो चीज़ें उनको इफेक्ट करती हैं। समझ में आया? हाँ जी। अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट टेम्परेचर सिंस द सन इज सोर्स फॉर बोथ। बट डीप, देखो अब देखो आगे वो ये बोल रहा है कि ओशंस के अंदर, जो कि बहुत डीप ओशंस होते हैं, मोर देन 500 मीटर की डेप्थ पर होते हैं, वहां पर हमारे पास में सन तो नहीं पहुंच पाता है, सन की एनर्जी तो वहां तक जो है नहीं पहुंच पाती है। वहां पर फिर क्या होता है, वहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहता है? एक्चुअली मैं इसका आंसर नहीं दिया, बट वहां पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो होता है हाइड्रोथर्मल वेंट। यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर इन द चैप्टर इकोसिस्टम।
ठीक है। स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ द सोलर, मतलब ऐसा नहीं है लाइक सनलाइट आ रही है ठीक है, नहीं, उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है। जैसे यूवी रेडिएशन हमें हार्म पहुंचाती हैं, है ना। तो अब जैसे अगर आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ, अगर देखो विटामिन डी ज़रूरी होता है, सबको लेना चाहिए, सबको दिन में कुछ टाइम के लिए धूप में बैठना चाहिए, बट आपको खुद को ओवर एक्सपोज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक फेयर पर्सन है ना, फेयर पर्सन क्या करता है बेटा, विटामिन डी लाइट को जल्दी ले लेता है, विटामिन डी उसकी बॉडी में जल्दी बन जाता है। तो इफ़ यू आर अ फेयर पर्सन then you should sit in the sun for not more than 20 minutes or 30 minutes. But if you are not a fair person, है ना, तो इफ़ यू हैव मोर मेलानिन इन योर स्किन, तो आपकी स्किन को थोड़ा टाइम लगता है बनाने के लिए विटामिन डी, तो उस केस में यू कैन सिट फॉर 1 or 1.5 hour, बट इफ़ यू एक्सीड दैट टाइम ड्यूरेशन तो आपको नुकसान हो सकता है आपकी स्किन को, है ना। तो और 15 to 20 minutes you should be standing without sunscreen, ताकि विटामिन डी बन सके। सनस्क्रीन लगा लोगे कोई मतलब नहीं है। एंड इन दैट कंडीशन यू शुड नॉट बी वियरिंग, इफ यू सिटिंग इन द सन डोंट वियर टू मेनी जैकेट्स एंड शॉल्स एंड मोटी मोटी टी शर्ट्स, डोंट डू दैट, है ना। फिर तो आपकी सन पहुंच नहीं रहा ना आपकी स्किन तक, थोड़े कम कपड़े डाल के यू शुड बी सिटिंग इन द सन, ताकि सन बाथिंग उसी को तो कहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन डी के लिए। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो विटामिन डी को आपको अपनी बॉडी में लेना ही लेना है, ठीक है। बट ड्यूरेशन आपको डिसाइड करनी है डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन कलर। अभी हम चलते हैं आगे। ये देखो, ये सॉइल वाला फैक्टर आ गया हमारे पास में। सॉइल में देखो बच्चे क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। सॉइल के अंदर ना बेटा, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, डिफरेंट प्लेसेस पर सॉइल की नेचर एंड सॉइल की प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। ओके मैम, ठीक है मैम, फाइन मैम, समझ में आया मैम, ग्रेट बेटा। तो वहाँ पर जो है बच्चे, वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उस रीजन का जिसमें वो सॉइल पाई जा रही है, उस रीजन का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, वेदरिंग प्रोसेसेस कैसे हैं, या फिर आप ये ऐसा समझिए कि वहाँ पर कैसा क्लाइमेट ले रहा है, ज़्यादा गर्मी वाला है, ज़्यादा सर्दी वाला है ना। सॉइल जो है वो कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर आई है, यहाँ पर वहीं पर ही रॉक जो है टूटा है, सेडिमेंट्री है, मतलब कि वहीं पर ही रॉक जो है वो टूटा है, ठीक है। एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर्ड, तो ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कैसा क्लाइमेट है, वेदरिंग प्रोसेस, कैसे टाइप की वेदरिंग हो रही है, क्या वेदरिंग वाटर की वजह से हो रही है, क्या वेदरिंग एयर की वजह से हो रही है, तो उस पर डिपेंड कर जाता है। तो आपको ऐसे समझना है, वो आसमानी टेम्परेचर ऐसे समझो, है ना, आसमान, फिर आसमान से आ जाओ नीचे वाले फैक्टर्स के ऊपर, नीचे वाले फैक्टर के ऊपर, फिर आ जाओ क्या वो ट्रांसपोर्टेड है या नहीं है। तो ये 3 चीज़ें हो जाती हैं, क्या, दोबारा क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेसेस कैसे हैं, क्या वो ट्रांसपोर्टेड है या फिर नहीं है ना, ये सब चीज़ें जो है आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, वेदरिंग प्रोसेसेस की वजह से, एंड सॉइल ट्रांसपोर्टेड है या नहीं, इसकी वजह से कौन से फैक्टर्स पे इफेक्ट होते हैं कि सॉइल की कॉम्पोजिशन क्या है, उसका ग्रेन का साइज क्या है, ठीक है। और सॉइल की कॉम्पोजिशन और ग्रेन का साइज डिसाइड करता है कि वो कितना पानी को होल्ड करके रख सकता है। कुछ सॉइल होती है जिनके थ्रू पानी बह जाता है नीचे ज़मीन के अंदर, कुछ सॉइल होती है जो पानी को पकड़ के रख लेती हैं। एंड इन फैक्टर्स के साथ साथ हमारे पास में 2 और फैक्टर्स होते हैं, दैट इज पीएच कितना है सॉइल का, मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है उस सॉइल की, वो ये भी डिसाइड करती है कि उस एरिया में वेजिटेशन कैसी होगी, ठीक है, वेजिटेशन कैसी होगी। तो सॉइल कॉम्पोजिशन एंड ग्रेन साइज डिसाइड्स द पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एंड पीएच एंड मिनरल कॉम्पोजिशन डिसाइड्स द वेजिटेशन इन दैट एरिया, ठीक है जी, हाँ जी। दिस इन टर्न डिक्टेट्स द टाइप, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स बेसिकली, मतलब पीएच और मिनरल जो है वो प्लांट्स कैसे होंगे, एनिमल्स कैसे होंगे, सब कुछ डिसाइड करता है। ये तो हो गई लैंड की बातें। इक्वेटिक के लिए उसने एक लाइन लिख रखी है, इन द इक्वेटिक एनवायरनमेंट द सेडिमेंट, जो सॉइल में नीचे एकदम डीप जाकर जो नीचे सेडिमेंट होते हैं, वो डिसाइड करता है कि बेंथिक एनिमल्स कौन से होंगे। बेंथिक मतलब जमीन पे जो एनिमल रहते हैं, डीप सी में जो एनिमल्स रहते हैं, वो उसको डिसाइड करेगा। तो वाटर के अंदर इट्स जस्ट अबाउट बेंथिक एनिमल्स, क्योंकि ऊपर तो पानी में है, उनको सॉइल से कोई मतलब नहीं है एज सच। तो लैंड पे कौन सी चीज़ें डिसाइड करेंगे, नेचर एंड टाइप ऑफ द सॉइल, क्लाइमेट कैसा है भाई साहब, वेदरिंग प्रोसेसेस कैसे हैं, ठीक है, किस तरह से वेदरिंग हो रही है, कैसा वहाँ पर क्लाइमेट है, ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगे। ओके, एक बार इसको खुद से रीड करोगे तो और क्लैरिटी आएगी, किसी और की सुनने से
एक बार समझ में आ जाता है, बट खुद से पढ़ने से ज़्यादा क्लैरिटी आती है, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, उससे आप पीछे नहीं हट सकते हो, है ना जी। जी, आई गिव यू 10 seconds, रीड इट ऑन योर ओन, देन लिसन टू मी। Okay, so it depends upon climate, it depends upon weathering processes, it depends upon whether the soil is transported or not। ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि सॉइल की कॉम्पोजिशन क्या है, ग्रेन साइज क्या है, और ये दो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि वाटर की, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, एंड इसके साथ में पीएच और मिनरल कॉम्पोजिशन डिसाइड करता है कि यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स किस प्रकार के मिलेंगे। बहुत तेजी से बोल दिया बिकॉज पहले ही समझा दिया था। चलिए अब हम चलते हैं हमारे न्यू फैक्टर के ऊपर, जो है हमारा रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर। चलिए रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स की और जो है हम लोग बढ़ जाते हैं फटाफट से। स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, यहाँ आ जाओ बच्चे, 6 लाइन पे आ जाओ, स्टार्टिंग से करते हैं। चलो, हैविंग रियलाइज दैट एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ मेनी हैबिट may vary drastically in time, we now ask how do organisms living in such habitat cope or manage with the stressful conditions। मतलब जैसे हम ऑर्गेनिज्म है, अगर हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर अलग और सर्दियों में टेम्परेचर अलग और ह्यूज वेरिएशन है, तो हम वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं ना। तो हम कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं वो हम समझते हैं, ठीक है। वन वुड, देखो हुआ क्या ना, विद द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ टाइम, मिलियन ऑफ पीरियड, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स के अंदर अंदर हमने इतने सालों के अंदर अपने आप को, कुछ ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि बाहर का कंडीशन कैसी भी हो, हम अपने अंदर का कंडीशन कांस्टेंट रखेंगे। सपोज आपको गर्मियों में फीवर हो जाता है, तो आप तब भी चेक करते हो कि आपका थर्मोमीटर में टेम्परेचर कैसा है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, दैट मीन्स सही है। बट क्या ऐसा होता है कि सर्दियों के अंदर आप देखते हो कि चलो 25 है तो सही है, 30 है तो सही है, नहीं, तब भी आप 37 नहीं देखते हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहता है बाहर, चाहे कैसा भी टेम्परेचर हो। मैम ये कैसे पॉसिबल है? जब सर्दियाँ आती हैं तुम शिवरिंग करते हो, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी, क्योंकि हीट जनरेट करती है। ओके मैम, गर्मियों में क्या होता है, स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग से क्या होता है, वो स्वेटिंग जो निकलती है वो आपकी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके बाहर निकलती है। इसलिए अगर आप गर्मियों में अपना माउथ ओपन करते हो और हवा बाहर फेंकते हो, तो आपको वो हवा क्या लगती है, ठंडी लगती है, ठंडी लगती है। बट अगर आपके ठंड चल रही है और अगर आप एयर ब्लो करते हो, तो आपको वो एयर जो है वो गर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि ठंड है तो मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट से थोड़ा ज़्यादा है। गर्मियाँ हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट से ठंडा है। गर्मियों का है तो ठंडा है, सर्दियों का है तो गर्म है आपकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के कंपैरिजन में। फिर हमें ठंड क्यों लगती है? बेटा ठंड लगती है तभी तो शिवरिंग करते हो, शिवरिंग के बाद में यू फील लिटिल कंफर्टेबल। और अगर सपोज करो बहुत ज़्यादा हो लो टेम्परेचर, ऐसा तो नहीं है -100 में हमें छोड़ दें हम वहाँ भी सर्वाइव कर लेंगे और 100 में हमें छोड़ दें हम वहाँ भी सर्वाइव कर लेंगे। नो, हमारी एक रेंज है यार, इतनी रेंज है, इतने में कर लेंगे, है ना। ज़्यादा लो भी नहीं, ज़्यादा हाई भी नहीं, मिनिमल सा रखो, है ना, बीच बीच का। वन वुड एक्सपेक्ट दैट, मैंने वो आपको समझा दिया, अब आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। वन वुड एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स मैनी स्पीशीज, सारी स्पीशीज नहीं बेटा, मैनी स्पीशीज, बहुत सारी नहीं, बट यस मोस्ट ऑफ देम इवोल्ड रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल। हम बेसिकली इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर रखना ही क्यों चाहते हैं? कारण क्या है ना। और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में एनर्जी भी जा रही है, एनर्जी तो डेफिनेटली जाएगी। हम क्यों करना चाह रहे हैं कांस्टेंट? ताकि जो हमारे एंजाइम्स है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस पर ही काम कर सकते हैं, और वो उनको काम करवाना है तो आपको ना अपनी बॉडी का टेम्परेचर सही रखना पड़ेगा। क्योंकि एंजाइम्स अगर टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया तो वो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, आपकी बॉडी का बहुत काम खराब हो जाएगा। ठीक है, विद द मिलियन ऑफ ईयर्स मेनी स्पीशीज वुड हैव इवॉल्व्ड अ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। मैंने बोला है ना आपको, दैट परमिट्स ऑल द रिएक्शंस एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस टू प्रोसीड विद मैक्सिमल एफिशिएंसी एंड दस इनहैंस द ओवरऑल फिटनेस ऑफ द स्पीशी। अगर आपके अंदर के प्रोसेसेस सही से चलेंगे तो आप फिट रहेंगे। अगर आपके अंदर के प्रोसेसेस बाहरी कंडीशंस की वजह से खराब होने लगेंगे तो आप फिट नहीं रहेंगे। अब मन में डाउट आता है कि मैम एनर्जी तो उसमें भी लग रही है ना, तो अनफिट हम वैसे भी नहीं हो जाएंगे? बेटा नहीं, एनर्जी हम वैसे भी तो लगा ही देते हैं ना रनिंग करके, तो उतनी एनर्जी हमारे पास में होती है। ठीक है। This constancy could be in terms of two things. One is the temperature, one is the concentration. तो temperature हमें constant रखना है अपना, या फिर जैसे हम अपने salt concentration को constant रखना है। For example आपकी बॉडी में ज़्यादा salt है तो यूरिनेशन में ज़्यादा salt होगा, नहीं है तो कम salt होगा, watery होगा,
है ना। तो वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। हाँ जी, और अगर अगले पैराग्राफ में मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है। ये लेट अस टेक एन एग्जाम्पल वाले में क्या लिखा है, ये लिखा है कि अगर आप सर्दियों में अपने घर का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ हीटर। अब हीटर कौन लगा सकता है? जिसके पास में पैसा है। पैसा इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप अपने पैसा खर्च कर सकते हो तो आप अपने घर पे हीटर लगा लोगे, और हीटर से क्या होगा, आप अपना मस्ती से काम करोगे। और वही आपको ठंडी में बैठने पड़ जाए, आपके पास हीटर नहीं है, आपके पास में वो पैसा नहीं है, एनर्जी नहीं है ऐसे खर्च करने के लिए, तो फिर आपको आपकी थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास में लगाने के लिए एनर्जी नहीं है, तो आपकी अंदर की रिएक्शन सही से नहीं हो रही है, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो रही है। तो आप वो इसने ना दो जगह से रिलेट करा है। अगर आप एनर्जी लगा देते हो तो आपकी बॉडी बढ़िया काम करती है। इसी तरह से अगर आप रेगुलेट कर पा रहे हो अपने टेम्परेचर को, मतलब कुछ एनर्जी लगाकर अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर पा रहे हो तो आपकी अंदर के जो प्रोसेसेस हैं वो सही से चलेंगे, है ना। और अगर आप अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो तो आपके अंदर के प्रोसेस सही से नहीं चलेंगे, आप काम नहीं ढंग से कर पाओगे। तो इसने दो चीज़ों को रिलेट करके समझाया है ना। अगर आप कमरे में हीटर लगा लेते हो तो होगा क्या, आपकी बॉडी की एनर्जी भी नहीं लगेगी। वैसे आपकी बॉडी की एनर्जी लग रही थी, थोड़ा सा फर्क आ रहा था, है ना, थोड़ी सी ठंड लगती है, मन नहीं करता उठने का, तो वही हीटर लगाओ तो नहीं मन करेगा, बट एनर्जी की बात आ जाती है फिर यहाँ पर। तो वही इसने बताया है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इस एग्जाम्पल में, धीरे धीरे समझ में आएगी। इसने इंटायरली दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में रिलेट करा हुआ है, ठीक है, तो जस्ट एक्सप्लेन यू पीपल। तो वैसे ही उन्होंने आगे बोला हुआ है, पहले उन्होंने रेगुलेटर्स की बात करी है, फिर उन्होंने कन्फर्मर्स की बात करी है, फिर माइग्रेशन की बात करी है, फिर सस्पेंशन की बात करी है। धीरे धीरे करके सब पढ़ लेते हैं हम लोग। तो चलिए लेट अस टॉक अबाउट रेगुलेटर्स। ये दिख क्यों नहीं रहा, दिख रहा है ना। हाँ, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, आप एनसीईआरटी साथ साथ रीड करते जाना पॉज करते करते। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बच्चे, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, है ना। बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स जैसे गर्मी है तो पसीना, सर्दी है तो शिवरिंग, उसी को ही बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। समटाइम्स बिहेवियरल। अब ना जिन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया होगा ना, उन्हें लगेगा यार बिहेवियरल तो फिर कन्फर्मर है ना। जो लोग सर्दियां आने पर छुप जाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सर्दियों आने पर छुप जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, वो तो कन्फर्मर होते हैं ना। तो उसको रेगुलेटर में क्यों लिखा हुआ है? वो तो कन्फर्मर होते हैं, वो तो छुप गए, मतलब वो रेगुलेट नहीं कर पाए अपने आप को, छुप गए जाकर, वो तो कन्फर्मर की आदतें। तो ये चीज़ थोड़ी गलत लगती है मुझे एनसीईआरटी में, समटाइम्स बिहेवियरल, ये नहीं लिखना चाहिए था। एंड मे बी इन द फोर्थ कमिंग ईयर्स ये चीज़ एनसीईआरटी से हट जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली ये जो बिहेवियरल होते हैं वो कन्फर्मर होते हैं, इनको रेगुलेटर में नहीं लिखना चाहिए था। तो इसने इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब उसकी इतनी ज़्यादा सेंस नहीं है। तो फिजियोलॉजिकल मेथड से कर रहे हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, और अपनी बॉडी के अंदर की सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन भी कर रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी मैम, ओके मैम, फाइन मैम। तो यहाँ पर वो आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सारे के सारे वर्टिब्रेट्स जो है वो रेगुलेटर्स होते हैं? यस। क्या सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं? नहीं, ओनली फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स। एक सेकेंड, वेट, मैंने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक करा है। जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक बर्ड्स, मैमल्स, ये सब तो रेगुलेटर है, बट लोअर वर्टिब्रेट्स बहुत कम, लोअर वर्टिब्रेट्स और बहुत कम इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो भी रेगुलेशन जो है वो कर सकते हैं। बट मतलब हायर वर्टिब्रेट्स तो सारे, बट लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स they are not able to regulate their body temperature. ठीक है जी, हाँ जी। The evolutionary biologists believe that success of the mammals is due to their ability to maintain their constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica and Sahara Desert. So birds and mammals, you will find them everywhere. Why? Because they are able to maintain their body temperature.
ठीक है। मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल्स टू रेगुलेट देयर बॉडीज टेम्परेचर आर सिमिलर टू दी वंस दैट वी ह्यूमन यूज। तो अगर हम मैमल्स हैं तो जो बर्ड्स हैं या फिर जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनका भी मेथड जो है अपने आप की टेम्परेचर को मेंटेन करने का वो लगभग सेम ही होता है। ठीक है, जैसे वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में हम, इसने वही आगे लिखा हुआ, खुद से पढ़ना है इसे, हम गर्मियों के अंदर पसीना आता है और सर्दियों के अंदर हमें शिवरिंग होती है। शिवरिंग इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज व्हिच जनरेट्स द हीट इन योर बॉडी। तो ये है हमारे रेगुलेटर की बातें। बट रेगुलेशन करने में, उस शिवरिंग को करने में, उस स्वेटिंग की करने में आपको थोड़ी एनर्जी जाती है। तो एनर्जी सारे ऑर्गेनिज्म के पास में नहीं होती है, इसीलिए सारे ऑर्गेनिजम्स रेगुलेटर नहीं हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म से ही रेगुलेटर हो पाए हैं, रादर आई वुड से बहुत कम ऑर्गेनिज्म ही जो है वो रेगुलेटर हो पाए हैं, ज्यादातर तो कन्फर्मर ही हैं। एक बार आप लास्ट पैराग्राफ को पढ़ लिए, 10 सेकेंड्स टू यू। चलिए, कन्फर्मर में उसने ये बोला है कि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स तो कन्फर्मर ही हैं, 99% तो कन्फर्मर ही हैं। एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स तो सारे वो अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ना ही वो इधर आगे बढ़ते हैं। हाँ, उनका टेम्परेचर जो बाहर का टेम्परेचर होता है तो वही उनका टेम्परेचर हो जाता है। अगर बाहर जीरो है तो उनका भी जीरो हो जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो जाएगा तो उनकी डेथ हो जाएगी, वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ जी, इसलिए वो चुप जाते हैं। आपको पढ़ाती हूँ अभी। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज विद दैट ऑफ द एम्बिएंट एयर, मतलब एम्बिएंट एयर में आउटसाइड एटमॉस्फेयर है ना, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। या फिर अब रेगुलेशन में ऑस्मोटिक भी आ जाता है, लाइक अपने बॉडी के सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, बाहर का जैसा कॉन्सेंट्रेशन होता है वैसे ही उनका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, फर्क नहीं पड़ता उन्हें। ठीक है, These animals and plants are simply conformers, मतलब जैसा बाहर का वैसा ही अंदर का, नो वेरिएशन, नो भेदभाव। ठीक है, हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तुम्हें जैसा करना है वो करो। ठीक है, तो वो कह रहा है कि देखो यार, इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर रखने से तो बहुत फायदे हैं, रेगुलेशन करने के तो बहुत फायदे हैं, अंदर का सिस्टम सब सही चलता है, तो सब क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि बेटा इसमें एनर्जी लगती है और सबके पास में एनर्जी नहीं करती है। ठीक है, Many simply sweated out and resigned themselves to suboptimal performance in hot summer months. तो यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि जो लोग, जो, अब देखो उसने उस चीज़ के साथ रिलेट करा, आप उससे कंफ्यूज मत होना। मतलब जो कन्फर्मर्स हैं वो अपनी एक्टिविटी को कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं जाके छुप जाएंगे, है ना, कहीं जाके छुप जाएंगे जहाँ उनको ज़्यादा ठंड ना लगे, जैसे कि किसी कंबल में जाके छुप गए, है ना। वो ह्यूमंस के आते हैं, बट ह्यूमंस जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं, बट देखो ठंड तो लगती है ना, आलस तो आता है ना, सर्दी में ठंड तो लगती है ना, गर्मी तो लगती है ना, तभी तो हम शिवरिंग या फिर स्वेटिंग करते हैं, तो रज़ाई में बैठने का मन करता है, तो वो चीज़ें रहती हैं। तो इसी तरह से अब देखो हम, बट हमेशा तो ऐसा नहीं है हम रज़ाई के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, मर जाएंगे, है ना, बट ऐसा तो नहीं है ना। बट अगर वो ऑर्गेनिजम्स जो कन्फर्मर है, अगर वो अपनी जगह पर नहीं छुपते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं ना, तो वो मर जाएंगे, वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे अपना टेम्परेचर। हम तो चलो रज़ाई से निकलते पढ़ते भी है ना, अब तुम लोग रज़ाई में बैठ के पढ़ो तो बहुत गलत कर दो यार, सो जाओगे ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा। तो अगर तुम रज़ाई में बैठ कर पढ़ो तो प्रॉब्लम है, तो ऐसा तो नहीं है तुम रज़ाई से बाहर निकल तो तुम एकदम है ही नहीं, अरे कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता ना। तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कहीं ना कहीं मेंटेन कर लेते हो, बट कन्फर्मर नहीं कर सकते, उनको बैठना ही पड़ता है अपने बरों के अंदर। अच्छा, कन्फर्मर है ही क्यों, थर्मोरेगुलेटर क्यों नहीं बन गए, रेगुलेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज दैट रिक्वायर्स एनर्जी, इट इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस। एंड व्हेन इट कम्स टू स्मॉल, अगर जैसे छोटे छोटे एनिमल्स हैं या श्रूज हो गए, हमिंग बर्ड्स हो गई, हीट लॉस जो है इट इज अ सरफेस, यहाँ पे वो ये बोलना चाह रहा है, तो जो हमारे स्मॉल रेगुलेटर्स होते हैं ना, वो कभी भी ठंडे इलाकों में नहीं मिलते हैं। क्यों मैम? स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं बट दे आर रेगुलेटर्स ना, ठंडे में मिलने चाहिए, दे वुड बी एबल टू मेंटेन देयर टेम्परेचर। बेटा नहीं, बात सुनो, वो पता है क्या होता है, जिनका बॉडी सरफेस छोटा होता है ना, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आप अपनी चपाती है, उस चपाती को हम बोलते हैं ना, हम दांत हमारे ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो पहले सरफेस एरिया कम होता है, तोड़ने के बाद में सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये चीज़ तो आपको पता है, बायोलॉजी वालों ने एडिशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ रखा है 11th क्लास में।
तो है ना। बट अगर हम जैसे कोई ऑर्गेनिज्म भी छोटा होता है ना बच्चे, तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो ठीक है वो अपनी एनर्जी को खर्च कर रहा है, फटाफट से हीट जनरेट कर रहा है, बट वो हीट फटाफट से लूज भी तो हो जा रही है, तो उसके दो नुकसान हैं। एक तो इतनी वो एनर्जी लगा रहा है और फिर से उसका हीट बाहर भी चली जा रही है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को वो मेंटेन भी नहीं कर रहा है, बिकॉज जैसी हीट बन रही है वैसी रिलीज हो जा रही है। वही अगर कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, वो एनर्जी लगा रहा है, हीट बना रहा है, हीट उसके अंदर रह रही है, ऐसा नहीं मिनट में निकल जा रही है बाहर, इट स्टेज। स्मॉल ऑर्गेनिज्म में नहीं रहती है। अब मैम देखो स्मॉल कन्फर्मर्स मिल जाते हैं, वो कैसे मिल जाते हैं, वो तो रेगुलेट भी नहीं कर सकते बेटा, उनकी आदत है कि वो छुप जाते हैं जाकर। रेगुलेटर में छुपने की तो आदत ही नहीं है, वो तो मर ही जाएगा। उसको सिर्फ लड़ना सिखाया, उसको छुपना किसी ने नहीं सिखाया। Regulators don't hide, they maintain themselves. It is the human, because we are smart. हम बैठ जाते हैं अपने रूम के अंदर। Animals are not. Animals, they have to fight. They have the fighting spirit. तो उसकी आदत में ही नहीं है जाके छुप जाना, मैं अभी जाके ना कन्फर्मर के साथ में बरों में जाके बैठ जाता, तो नहीं, वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करता रहेगा, वो मर जाएगा इवेंचुअली, बिकॉज उसकी सारी एनर्जी चली जाएगी। तो स्मॉल रेगुलेटर्स आर नेवर फाउंड इन पोलर एरिया, स्मॉल कन्फर्मर्स आर फाउंड बिकॉज एज सुन एज द टेम्परेचर लोअर्स डाउन, वो जाके छुप जाते हैं, उनका बॉडी सही रहता है, ये छुप जाते हैं तो टेम्परेचर उनका सही रहता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंस स्मॉल एनिमल्स दे हैव लार्जर